सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। मैं हूं नवीन पांडे। मुझे देख पा रहे हैं आप यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म हिंदी रनवे पर। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी को बड़ी ईमानदारी और तन्मयता से आप कर रहे होंगे। इससे पहले भी हमारी कई वीडियो जो है हिंदी साहित्य के अभ्यास प्रश्नों पर आपके पास भेजी जा चुकी है। आपने उसको बहुत सारा स्नेह दिया, उसके लिए आपको ढेर सारा आभार। और हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिले, जिससे आपकी सफलता सुनियोजित और सुनिश्चित हो सके। हम बगैर देरी के हुए चलते हैं अपने सीधे क्लास पर। आप देख पा रहे होंगे, पूछा जा रहा है आपसे कि आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम भक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। ये आपके पास चार ऑप्शन हैं। पूछा जा रहा है कि आचार्य शुक्ल ने जो सूफी कवियों में प्रेम भक्ति में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व या सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू किसे माना है, ये आपका कौन सा उत्तर होगा। ये आपके पास चार ऑप्शन हैं, आप देख पा रहे होंगे। एक है प्रतीकात्मक प्रेम, प्रेम की पीर, दार्शनिक अभिव्यक्ति और इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। स्मरण रहे, पूछा जा रहा है आचार्य शुक्ल के अनुसार। बताइए। देखिए, आचार्य शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सूफी कवियों में जो प्रेम भक्ति में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू माना है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आधार माना है, वो माना है प्रेम को। क्यों माना है? दरअसल सूफी काव्यधारा में सूफी कवि जो होते थे, उन्होंने प्रेम को एकमात्र साधन मान के ईश्वर की कामना की, अर्थात ईश्वर को पाने का एकमात्र साधन प्रेम को माना। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? प्रेम के आधार पर उन्होंने ईश्वर की कल्पना की थी। तो प्रेम जो है, चूंकि जैसे आप संत काव्यधारा पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ज्ञान के बल पर जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की, उनको जो है ज्ञानाश्रयी अर्थात संत काव्यधारा कहा जाता है। ठीक उसके बाद जैसे सूफी काव्यधारा जब पढ़ेंगे तो उन्होंने प्रेम को सर्वोत्तम प्रेम पर ही बल दिया, अर्थात प्रेम के बल पर उन्होंने ईश्वर की कामना की और ईश्वर को प्राप्ति करने का एकमात्र साधन प्रेम को माना। तो आचार्य शुक्ल ने जो है प्रेम की पीर, ध्यान दीजिए, ये आपका जो है सही होता है, प्रेम की पीर। प्रेम की पीर को आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम भक्ति में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार या पहलू माना है, वो माना है प्रेम की पीर को। ठीक है, तो ये आपका जो है सही होता है। अच्छा, चूंकि बात हो रही है सूफी काव्यधारा की, तो हमें थोड़ा सा सूफी काव्यधारा भी जान लेना है। सूफी, देखिए, सूफी काव्यधारा को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा भक्तिकाल में। भक्तिकाल जिसका समय है 1375 से 1700। ध्यान दीजिए, संवत में बात कर रहे हैं, संवत। ठीक है, 1375 से 1700। ध्यान दीजिए, आचार्य शुक्ल ने जो आदिकाल का समय माना है वो माना है 1050 से 1375, और जो भक्तिकाल का माना है वो माना है 1375 से 1700, और जो रीतिकाल का माना है वो माना है 1700 से 1900, जो आधुनिक काल का माना है वो माना है 1900 से अद्यतन। ठीक है, आइए, जब हम भक्तिकाल में प्रवेश करते हैं, मैं आपको थोड़ा जल्दी समझा दूं। जब भक्तिकाल में प्रवेश करते हैं तो दो शाखाएं हमें देखने को मिलती है। एक है संत काव्यधारा, एक है सगुण और एक है निर्गुण। ध्यान दीजिए, सगुण में जब हम जाएंगे तो यहां पर दो शाखाएं फिर विभाजित हो रही हैं। एक को कहा गया राम भक्ति और एक को कहा गया कृष्ण भक्ति। ठीक ऐसे ही जब संत निर्गुण में आएंगे तो यहां पे दो शाखाएं मिली। एक को कहा गया संत काव्यधारा और एक को कहा गया सूफी काव्यधारा। सूफी काव्यधारा, ठीक है, बात हो रही है यहां पे सूफी काव्यधारा की। तो एक चीज ये जानिए, जब हम सूफी काव्यधारा को पढ़ते हैं तो इसका एक नाम हमें और देखने को मिलता है, ठीक वैसे जैसे संत काव्यधारा का नाम मिलता है। ठीक है, अच्छा देखिए, पहले तो मैं इससे पहले मैं बताता चलूं, संत काव्यधारा ये जो नामकरण दिया गया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। ठीक, उन्होंने निर्गुण की जो दो शाखाएं थी, एक संत काव्यधारा और एक सूफी काव्यधारा, ये नामकरण किसके द्वारा दिया गया है? ये नामकरण दिया गया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। ठीक है, ये आपको जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक इसके बाद संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, इसका एक एक नाम हमें और देखने को मिलता है। वो देख लीजिए। पहले संत काव्यधारा को एक नाम और देखने को मिलता है जिसको कहा गया है ज्ञानाश्री काव्यधारा, और सूफी का नाम मिलता है प्रेमाश्री। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ज्ञानाश्री प्रेमाश्री ये एक नाम और देखने को मिला,
तो ये नामकरण किसके द्वारा कहा गया है? ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो दोनों नाम है ये कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। संत काव्यधारा का एक नाम क्या है? ज्ञानाश्री काव्यधारा, और सूफी काव्यधारा का एक क्या नाम है? प्रेमाश्री काव्यधारा। ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री ये कहा गया है आचार्य शुक्ल के अनुसार, और संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा ये कहा गया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, ठीक है। अब जो है हमारा जो उत्तर है वो मिल चुका है। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों में जो प्रेम भक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है वो माना है प्रेम की पीर को। थोड़ा सा और अगर देखना हो तो देख लीजिए इसमें सूफी काव्य में। दरअसल सूफी काव्य में और बहुत अच्छे से समझाने के लिए पास टाइम नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा देखिए, चूंकि हो जाता है वीडियो लंबा, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता चलूं, सूफी काव्यधारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूं। सूफी काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, ठीक है। सूफी काव्यधारा में होता क्या है कि इसमें सबसे पहले पूछा क्या जाता है कि सूफी काव्यधारा की जो सूफी काव्यधारा परंपरा की जो पहली रचना है, अक्सर वही पूछा जाता है। तो इसमें दो तीन नाम आप लिख लीजिए। सबसे पहले नाम लिखिए आप जो है, एक नाम लिखिए हंसावली, हंसावली, और एक नाम लिखिए सत्यवती कथा, कथा। साथ ही एक नाम और लिखिए चंदायन, और एक नाम लिखिए मृगावती। ध्यान दीजिए, हंसावली जो है ये असाइद की रचना है, अशाइद, और सत्यवती कथा ये है ईश्वरदास की रचना। चंदायन ये जो है, चंदायन ये है मुल्ला दाऊद की रचना, मुल्ला दाऊद, और मृगावती ये है कुतुबुन की रचना, कुतुबुन, ठीक है। ये चार रचनाएं आपको स्मरण होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है असाइद, ये असाइद जो है, असाइद की रचना के क्या नाम है? ये है हंसावली, और सत्यवती कथा को कहा है ईश्वरदास ने, और चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना है, और मृगावती है कुतुबुन की रचना। अब मैं जो बताना चाहता हूं उसको जो आप बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए हंसावली को जो है श्रृंगार मतलब सूफी काव्यधारा की, जो सूफी काव्यधारा या सूफी परंपरा की जो पहली रचना मानी है वो माना गया है डॉक्टर नगेंद्र व गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त गुप्त, ठीक है। सत्यवती कथा ईश्वरदास, मतलब सत्यवती कथा जो है इस रचना किसकी रचना है? यह है ईश्वरदास की, और इसको माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। मुल्ला दाऊद ये जो है किसको माना गया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, वर्मा, और कुतुबुन इसको माना है आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपसे परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछा जाए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूफी परंपरा की पहली रचना है, तो आपको सीधे सीधे बताना है सत्यवती कथा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार जो है सूफी परंपरा की पहली रचना है, तो आपको बताना है हंसावली को। अगर यही आपसे पूछा जाए कि आचार्य शुक्ल ने जो है सूफी परंपरा की पहली रचना किसे मानी, तो आपको बताना है मृगावती कुतुबुन को। अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि सूफी परंपरा की पहली रचना है, तो आपको तीनों को छोड़ के सीधा सीधा सर्वमान मत पे लगा देना है चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद की रचना है। उसको मानने वाले कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, यही आपका सही है, ठीक। अगला देखिए, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि किसी को कह सकते हैं? तो तुलसीदास को, ये आपको बताना है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार
या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गिरिराज? बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को, ये कथन किसका है ये आपको बताना है। बताइए। देखिए, बात हो रही है गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में। गोस्वामी तुलसीदास, आपका जो समय बताया गया है वो बताया गया है 1532 से 1623। ध्यान रखिए, यही अगर डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पूछा जाए, बच्चन सिंह, तो आपने माना है 1532 की जगह 1537, स्मरण रहे आपको। आगे देखिए, दरअसल इन चार ऑप्शनों में ग्रियर्सन ने क्या कहा है? ग्रियर्सन ने तो कहा है कि महात्मा बुद्ध के बाद अगर भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कोई है तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बाद, ठीक है, मतलब महात्मा बुद्ध के बाद अगर भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कोई है तो वह है तुलसीदास। ठीक है, ये जो है कथन ग्रियर्सन जी का है। ठीक है, आगे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोकनायक वही हो सकता है जो अपार धैर्य लेकर आया हो। लोकनायक वही हो सकता है जो अपार धैर्य लेकर आया हो और उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा था। ये किसका है कथन है? ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में, कि लोकनायक वही हो सकता है जो अपार धैर्य लेकर आया हो और उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, तो ये जो कथन है भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला देख लीजिए। बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से है? बताइए। बिहारी सतसई, सबसे पहले तो जान लीजिए बिहारी से याद आ रहा है बिहारी सतसई, क्योंकि आपकी प्रसिद्धि का आधार बिहारी सतसई था ही, और साथ ही साथ आपका जो समय बताया गया है वो बताया गया है 1595 से 1663। ठीक है, जब 1663 आप सुने बिहारी जी के विषय में, जो कि इनके निधन का समय बताया जा रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि 1663 से ठीक एक वर्ष पूर्व, यानी कि 1662, याद रखिए 1662 में ही बिहारी सतसई की रचना हुई थी। 1662, ठीक है, मतलब निधन से एक वर्ष पूर्व। आगे देखिए, भूषण उल्लास, ये जो है रचना है भूषण की। ठीक है, भूषण की रचना है रसराज मतिराम। इनमें से कोई नहीं, इसका कोई मतलब, दरअसल गाथा सप्तशती, इसको लिखिए नाम, गाथा सप्तशती, सप्तशती। एक नाम इसके साथ और रखिए, अमरूप सप्तशती, सप्तशती। एक नाम और रखिए यहां पे, वो लिखिए आर्या सप्तशती। ठीक है, आर्य सप्तशती। ये तीन रचनाएं हैं जिनके आधार पर जो है बिहारी सतसई की रचना हुई। हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपसे ये जो है गाथा सप्तशती की जगह अमरूप सप्तशती पूछ ले या आर्य सप्तशती। इन तीन रचनाएं हैं, इनको जो है आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये तीन रचनाएं, तो ये जो आपका उत्तर होता है गाथा सप्तशती, ये सही है। अगला देख लीजिए, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी पंक्ति किसकी? ये बताइए आप। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ना ही तो काह छारी मुठी। उस्मान है, कबीरदास है, जायसी है, रैदास है? बताइए। देखिए, सबसे पहले तो देख लीजिए, ये मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ये पंक्ति है कहाँ की? दरअसल ये पंक्ति है पद्मावत की, पद्मावत। और इसका जो समय बताया गया है वो बताया गया है 1540, और ये है महाकाव्य पद्मावत। और रचना किसकी है? यह है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, अच्छा, अब आइए नीचे। उस्मान, आप जो है सूफी कवि हैं, आपकी एक रचना मिलती है चित्रावली, हाँ, उस्मान की चित्रावली 1603। कबीरदास जी, समय आपका बताया गया है 1398 से 1518।
1518। ठीक है। जायसी, जायसी की जो है 1492 से 1542। और फिर रैदास 1388 से 1518। रैदास, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है। तो ये जो रचना है ये दरअसल पद्मावत किसकी रचना है, ये है जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी। और ये है पंक्ति कहाँ की, ये है पद्मावत जो कि महाकाव्य है। ठीक है। और जो है साथ ही साथ एक चीज और ध्यान लीजिए कि पद्मावत जो है इसी में एक नागमती वियोग खंड का जो वर्णन होता है वो पद्मावत में ही देखने को मिलता है। ठीक है। इसमें ध्यान रखिए आप। ठीक। तो ये जो है आपका सही होता है जायसी। अगला देख लीजिए, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद में होने वाली रचना, ये आपको बताना है। मधुमालती है, मृगावती है, पद्मावत है, इंद्रावती है। बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि जो है सभी के सभी सूफी काव्य से, सूफी काव्य धारा। अभी हमने पहले बताया था कि सूफी काव्य धारा जो है ये प्रेम पर सर्वोत्तम बल देने वाला काव्य है। ठीक है। अच्छा, पद्मावत को देख लीजिए। आपको पता है पद्मावत का जो समय है 1540, और ये रचना किसकी है, ये रचना है जायसी की। साथ ही साथ ये भी आपको पता है कि ये जो है एक महाकाव्य है, महाकाव्य, महाकाव्य। ठीक है। अच्छा, क्योंकि बात हो रही है 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद, तो एक नाम लिखिए यहाँ पे पद्मावत को छोड़ के, पद्मावत को छोड़ के 1 2 3, 1 2, ये तीसरा छोड़ के चौथा, फिर पांचवा लिखिए यहाँ पे। पांचवा आप लिखिए यहाँ पे जो है हंस चंदायन, छठवां हंसावली, हंसावली। ठीक है। और एक लिखिए माधव नल काम कंदला। ठीक है। ये जो है 7, और एक लिख लीजिए, एक लिख लीजिए यहाँ पे जो है सत्यवती कथा, नदी कथा। ये जो है अगर इसको छोड़ दिया जाए पद्मावत को, तो ये जो है लगभग आपकी 7 रचनाएं हैं, 7 रचनाएं। पद्मावत को छोड़ दीजिए। अच्छा, मेरे बताने का सिर्फ इतने आशा है कि इस पद्मावत को छोड़कर, यानी महाकाव्य जो आप पद्मावत को पढ़ रहे हैं, इन महाकाव्य को आप छोड़कर सभी की सभी रचनाएं जो है वो हैं 5 चौपाई दोहा छंद में, जबकि आपकी जो पद्मावत है ये है 7 चौपाई दोहा छंद में, दोहा छंद में। अब चूंकि हम बताने में क्या हो जाता है थोड़ा, ये देखिए, सुन लीजिए यहाँ पे। मधुमालती ये किसकी है, ये है मंझन की। मृगावती ये है कुतुबुन की। ठीक है। पद्मावत ये है पद्मावत मलिक जायसी की। इंद्रावती ये है नूर मोहम्मद की, ठीक है। हंसावली अशाइद की, ठीक है। माधवनल काम कंदला ये सतवती, ये जो है ईश्वर दास। ठीक है। ये जो है, अच्छा, माधव नल काम कंदला, इस पे जो है कई विवाद है, क्योंकि माधव नल काम कंदला एक नहीं लगभग 4 से 5 रचनाएं हैं। मैं आपको इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, तब मैं समझाऊंगा कि माधव नल काम कंदला जो इसमें है वो कौन कहे, चूंकि ये 4 रचना, माधव नल काम कंदला लगभग 4 से 5 रचनाएं आपको मिलती हैं। तो ये आपको जो है इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है। सत्यवती कथा और हंसावली, चंदायन, इंद्रावती और मृगावती और मधुमालती। ठीक है। अगला देख लीजिए, भारतीयों की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, आपको बताना है। बताइए। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर। बताइए। देखिए बात हो रही है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपका समय बताया गया है 1850 से 1885, यानी मात्र 35 साल। आपने जो हिंदी साहित्य में हिंदी को जो उपलब्धि दी है वो जो है अतुलनीय है। ठीक है।
1850 से 1885, मात्र 35 साल। ठीक है, 1850 से 1885। और जो इसके साथ फूलों का गुच्छा, इसके साथ एक नाम और लिखिए यहाँ पे, दशरथ बिलाव। बिलाव इस रचनाओं को छोड़, फूलों का गुच्छा को छोड़कर सभी की सभी रचनाएं हैं ब्रजभाषा में। भाषा आपकी जो है यही सही होती है। साथ साथ आप, अच्छा एक चीज और, आपकी कुछ पत्रिकाएं हैं। एक नाम आता है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, वचन सुधा 1868। उसके बाद जो है एक नाम आता है हरिश्चंद्र मैगजीन। समय जो है इसका बताया गया है 18, समय इसका है 1873। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिए थोड़ा। दरअसल हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 में पत्रिका निकलती थी, तो इसका क्या नाम था, 1874 में इसका नाम जो है 9वें अंक में चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया हरिश्चंद्र चंद्रिका। यानी कि 1874 में इसका नाम बदलकर 9वें अंक में क्या हो गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, उसके बाद एक बाला बोधनी भी आती है, बाला बोधनी 1874। ठीक है, ये जो है आपकी कुछ पत्रिकाओं का जो है समन्वय रहा है। अगला देख लीजिए, कविता कामनी कांत भारतेंद्र प्रगेंद्र साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि हैं, बताइए। कविता कामनी कांत भारतेंद्र प्रगेंद्र साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि हैं, ये आपको बताना है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, नाथूराम शर्मा शंकर है, अयोध्या सिंह पद्या हरिओध है, सुमित्रा नंदन पंत, बताइए। देखिए अयोध्या सिंह पद्या हरिओध को जो हम पढ़ते हैं या जानते हैं, समझते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि आपकी जो प्रसिद्धि का आधार रहा वो एक मिलता है खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य आपके द्वारा रचित है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जिसका नाम हुआ करता है प्रिय प्रवास। इसका समय बताया गया है 1914। इसमें साथ ही साथ 17 सर्ग हैं, ये आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, बोली का प्रथम महाकाव्य। समय बताया गया है 1914। साथ ही आपको पता है 17 सर्ग हैं इसमें, 17 सर्ग। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद का विष्णु, छायावाद का विष्णु। ठीक है, अब आप हमें कमेंट कर दीजिए कि छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया और छायावाद का महेश किसे कहा गया, ये आपको बताना है अगर आप साहित्य को पढ़ते हैं, समझते हैं तो। ठीक है, आगे देख लीजिए, एक नाम आता है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो कि है उन्नाव से, और आपकी एक रचना मिलती है हमें, बड़ी प्रसिद्ध रचना है कृषक कंदन, और एक है प्रेम पच्चीसी। साथ ही एक रचना और देखने को मिलती है, उसका नाम होता है कुसुमांजलि। ठीक है, अब आइए नाथूराम शर्मा शंकर, जिनको कविता कामनी कांत भारतेंद्र प्रगेंद्र साहित्य सुधाकर के नाम से जाना जाता है, साथ ही आपको उपाधियों से सम्मानित किया गया। इनका नाम होता है नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इनके विषय में आप जान लीजिए। इनकी एक रचना मिलती है जो है बड़ी प्रसिद्ध रचना, जिसका नाम हुआ करता है शंकर सर्वस्व। और उसके बाद एक रचना है अनुराग रतन।
अनुराग रत्न, ठीक है। एक नाम और मिलता है जो कि ये है प्रबंधात्मक रचना है आपका, है वो बड़ी प्रसिद्ध रचना है आपकी। उसका नाम है जो है गर्भरंध्र रहस्य, गर्भ रहस्य। ये जो है विधवाओं की दयनीय स्थिति और देव मंदिर में अत्याचारों का जो है बड़ा ही मार्मिक वर्णन आपने किया है। ये साथ, अच्छा ध्यान रखिए, ये जो है हास्य व्यंग है, हास्य व्यंग प्रबंधात्मक रचना है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है सही होता है कौन सा, नाथूराम शर्मा शंकर जी। अगला देख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन की किस रचना के कारण उनको क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है, बताइए। क्षयी रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन। देखिए हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य के अंतर्गत हालाबाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर हरिवंश राय बच्चन के पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें तो आज के आधुनिक जो है बॉलीवुड जगत के जो महानायक अमिताभ बच्चन, आप जो है उनके पिताश्री हैं, ठीक है। इनकी 4 रचनाएं हैं, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, खादी के फूल और सतरंगड़ी। इन 4 रचनाओं में ये पूछा जा रहा है कि जो क्षयी रोमांस का कवि इनको बताया गया वो किस रचना के आधार पर कहा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, आपकी एक रचना है मधुशाला, जो आपकी हिंदी साहित्य जगत में आपकी जो प्रसिद्धि का, आपकी उपलब्धि का जो आधार रहा है, वो उस रचना को माना गया है जिसका नाम होता है मधुशाला, ठीक है। आपकी इन 4 रचनाओं, निशा निमंत्रण को देख लीजिए। निशा निमंत्रण में बताया गया है कि आपकी एक पत्नी हुआ करती थी श्यामा देवी। जब श्यामा देवी जी का निधन हो जाता है तो उनके निधन से आहत होकर उस आत्म पीड़ा का जो आपने चित्रण किया है वो किया है निशा निमंत्रण में। तो ये जो है आपका निशा, जिसका समय बताया गया है 1938। 1938 में क्या है आपका जो निशा निमंत्रण है, इसकी जो इसका रचना काल बताया गया 1938। और साथ ही एक आता है खादी के फूल, ध्यान रखिए, खादी के फूल में 2 है, एक तो आपकी रचना ही है, साथ ही एक बताया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत सुमित्रा नंदन पंत और आप स्वयं ने यानी हरिवंश राय बच्चन, इन दोनों ने मिलकर इन रचनाओं को किया है। और जो इस रचना का जो आधार था वो था महात्मा गांधी महात्मा गांधी के महात्मा गांधी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये इस रचना में बताया गया है। खादी के फूल और जो माध्यम रखा गया वो किसको रखा गया है, महात्मा गांधी को, ठीक है। खादी के फूल में जो 2 हैं, इनके आपके साथ कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप आ जाइए सीधा सतरंगड़ी। सतरंगड़ी में क्या बताया गया है, सतरंगड़ी में ये बताया गया है कि ये जो आपकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, इसमें ये उसका समय बताया गया है 1945, ध्यान रखिए 1945 में इसमें प्रेम आकर्षण और शोषित के प्रति सहानुभूति का चित्रण है। प्रेम आकर्षण और देख लीजिए, प्रेम आकर्षण के साथ साथ शोषित के प्रति सहानुभूति का चित्रण है, ठीक है। ये हुआ सतरंगड़ी। अब आ जाइए एकांत संगीत। एकांत संगीत जो है एकांकी जीवन पर आधारित, ठीक है। और इसका समय बताया गया है एकांत संगीत का 1939। और इसी रचना के आधार पर आपको क्षयी रोमांस का कवि कहा गया है, ध्यान रखिए एकांत संगीत, ठीक है। इसी रचना के आधार पर आपको क्षयी रोमांस का कवि कहा गया, ठीक। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का है, बताइए। मधुलिका है, प्रभात फेरी है, मकड़ी मर गई, जीवन तेरी, बताइए कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का है। देखिए मधुलिका 1938 और है किसका, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अब बताइए बचा कौन, 3।
ठीक है, बताइए। नरेंद्र शर्मा। जीवंत्री, जीवंत्री है 1953। और यह है किसकी? यह है गोपाल सिंह छेम की रचना। सिंह छेम की रचना। ठीक है। मकड़ी मर गई, हंस कुमार तिवारी। हंस कुमार तिवारी। बचा कौन? प्रभात फेरी। प्रभात फेरी है नरेंद्र शर्मा। और नरेंद्र शर्मा का जब नाम लिया जाए तो तुरंत आपको एक याद आना चाहिए, खंडकाव्य, जिसका नाम हुआ करता है द्रौपदी। साथ ही आपकी कुछ और रचनाएं हैं देखने को मिलती हैं, देख लीजिए यहाँ पर। प्रवासी के गीत। प्रवासी के गीत, पलाशवन, रक्तचंदन। ठीक है, ये जो है कुछ रचनाएं, अब ये बहुत ही मॉडर्न है, द्रौपदी खंड का भी आप ही का है, नरेंद्र शर्मा। ठीक है, अगला देख लीजिए। प्रसिद्ध काव्य संकलन दुनिया रोजबंती किस रचनाकार की? प्रसिद्ध काव्य संकलन दुनिया रोजबंती, बताइए। विजय देवनारायण शाही, आलोक धनवा, वेणुगोपाल, हरीश बदानी, बताइए। देखिए, विजय देवनारायण शाही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप जानिए नई कविता, साठोत्री कविता, कविता से आप, और साथ ही साथ जो है समकालीन, सभी में पढ़ा जाता है इनको, समकालीन। आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण है मछली घर, मछली घर, संवाद तुमसे, और एक है बहुत ही महत्वपूर्ण जिसका नाम होता है साखी। एक ये लिख लीजिए, संवाद तुमसे, तुमसे, और एक है साखी। साखी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद ये हरीश भदानी। हरीश भदानी को जब पढ़ते हैं तो एक एक नाम आता है इनका जो है रोटी नाम सत है, रोटी नाम सत है। ठीक है, साथ ही एक नाम एक और आता है सड़कवासी राम, सड़कवासी राम। ठीक है, सड़कवासी राम। वेणुगोपाल के विषय देख लीजिए, वेणुगोपाल, वेणुगोपाल के तुम देखिए, वे हाथ धोते हैं, वे धोते हैं। अच्छा, वेणुगोपाल के विषय एक चीज और जान लीजिए कि इनकी कविताओं को जो है क्रियाशील कविता कहा गया, एक्टिव। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है वेणुगोपाल, ठीक है, इनकी कविताओं को एक्टिव, एक्टिव, ठीक है, क्रियाशील। क्रियाशील कविताओं का संकलन के लिए कौन जाने जाते हैं? वेणुगोपाल। अब आ जाइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा। आपका सही उत्तर है आलोक, आलोक धनवा। आलोक धनवा के विषय में जानिए, मुंगेर बिहार, मुंगेर बिहार, मुंगेर बिहार से हैं आप, आलोक धनवा। ठीक है, आपकी जो प्रथम कविता है, कविता जनता का आदमी, आदमी। ठीक है, और एक कविता और कुछ कविताएं और की बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी, एक है गोली दागो पोस्टर, गोली दागो पोस्टर। ये आपकी जो है चर्चित कविताओं में है, आलोक धनवा, जो कि कहाँ से हैं? मुंगेर बिहार से हैं। ठीक है, तो आपका जो कौन सा सही होता है? दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा। अगला देख लीजिए, कौन सा काव्य चक्र उदय प्रकाश का नहीं है आपको बताने, बताइए। उदय प्रकाश का नहीं, उदय प्रकाश। अब उत्तर कबूतर है, सुनो कारीगर, हम जो देखते हैं रात में हारमोनी, बताइए। देखिए, हम जो देखते हैं ये है किसका? ये है दरअसल मंगलेश डबराल का, मंगलेश डबराल का। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि इसको साहित्य अकादमी मिल चुका है, साहित्य अकादमी। और कब मिला है? 2000 में।
सन 2000 में इसको साहित्य अकादमी मिल चुका है। मंगलेश डरवाल की रचना है, कौन सा, हम जो देखते हैं। यही आपका सही है। अबूतर कबूतर, सुनो कारीगर, हरमुनी, ये उदय प्रकाश की। अच्छा, उदय प्रकाश की कुछ रचनाएं हैं, रचनाएं के साथ साथ आपकी कहानियां कुछ बड़ी प्रसिद्ध हैं। कहानी जो है पीली छतरी वाली लड़की, ठीक है, तिरिच, दरियाई घोड़ा, ये जो है मैंगोलिस, पाल गोमरा का स्कूटर, ये जो है आपकी कुछ प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। अगला देख लीजिए, चितवन की छान निबंध संग्रह के रचनाकार है, बताइए। रांगे राघव है, महादेवी वर्मा है, सराव संकृत्यान है, विद्यानिवास मिश्र। बताइए चितवन की छान निबंध संग्रह। देखिए चितवन की छान निबंध संग्रह जो है ये है विद्या निवास मिश्र। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, आप निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही आपकी एक प्रसिद्ध निबंध है, आपका एक प्रसिद्ध निबंध आता है जिसका नाम होता है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। हल्दी दूब मैंने सील पहुंचाई, मैंने सील पहुंचाई, सील पहुंचाई। शिरीष की याद, शिरीष की याद, ठीक है। ये जो है आपका है चितवन की छां, ठीक है। ये किसका है, ये है विद्यानिवास मिश्र। अगला देख लीजिए, प्रसिद्ध कहानी गौमा हस्ती है किस रचनाकार की, आपको बताना है। प्रसिद्ध कहानी गौमा हस्ती है, बताइए। ध्यान रखिए कहानी की बात हो रही है, ना कि उपन्यास। मैत्री पुष्पक है, मृदुला गर्ग, प्रभा केतान, चित्रांत की। बताइए प्रसिद्ध कहानी गौमा हस्ती है। देखिए ये जो है कहानी है मैत्री पुष्पा की। आपकी कुछ कहानियां और भी हैं, जैसे इनका नाम है चिन्हार, एक कहानी है चिन्हार, ठीक है। और एक है ललमनिया, मनिया, और एक ये है गोमा हस्ती है, हस्ती है, ठीक है। अब जो है मैत्री पुष्पा की कुछ आत्मकथा है, दो आत्मकथाएं आपकी प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है कस्तूरी कुंडल बरसे और दूसरे का नाम है जो है गुड़िया भीतर गुड़िया, ठीक है। दो आत्मकथाएं हैं आपकी, आत्मकथा कथा क्या है, एक है कस्तूरी कुंडल बरसे, कस्तूरी कुंडल बसे, और एक का नाम है गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया, ठीक है। प्रभा खेतान आपकी बड़ी एक प्रसिद्ध आत्मकथा है जिसका नाम है अन्या से अनन्या, से अनन्या, ये है प्रभा केतान की, ठीक है। चित्रा मुदगल आपकी जो है प्रसिद्ध उपन्यास भी आपके प्रसिद्ध हैं, और साथ साथ कहानियां आपकी जो है चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल को देख लीजिए यहाँ पे, जिनावर, जिनावर, ठीक है। लच्छाग्रह, ग्रह, लाछाग्रह, ठीक है। निम्न में से किस उपन्यास में असम ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप का चित्रण है, बताइए। असम ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप का चित्रण है, बताइए। कबूतर खाना में है, या ब्रह्मपुत्र में है, या आधा गांव में, या मुशाहिब जू में, बताइए। देखिए कबूतर खाना जो है ये उपन्यास है शैलेश मटियानी का, ठीक है। इसमें जो है, इसमें मुंबई के एक भुलेश्वर मोहल्ला है वहां का चित्रण है, ध्यान रखिए आप। ब्रह्मपुत्र ये किसका है, ये है शैलेश, इसका इनका जो है सेवन सत्यार्थी का। इसमें जो है यही आपका सही आंसर भी है ब्रह्मपुत्र। इसमें जो है असम के ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप का चित्रण है। और आधा गांव ये है राही मासूम रजा का, इसमें गाजीपुर के गंगोली का चित्रण हुआ है, गाजीपुर के गंगोली ग्राम का चित्रण हुआ है, किसमें हुआ है, आधा गांव में। मुशाहिब जू
ये किसकी रचना है? ये है वृंदावन लाल वर्मा की। इसमें क्या है? इसमें जो है ये उपन्यास बड़ा प्रसिद्ध है। इसमें बुंदेलखंड की लोक संस्कृति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। तो नाम तो लिख ही लीजिए कम से कम। कबूतर खाना है किसका है? शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी। मटियानी। ब्रह्मपुत्र देवेंद्र सत्यार्थी। सत्यार्थी। आधा गांव राही मासूम रजा। मुसाहिब जो वृंदावन लाल वर्मा। और कुछ जानेंगे? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन, मन हो तो बता दें। वृंदावन लाल वर्मा को जो है अगर कभी पूछा जाए, पूछा भी जाता है, वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है आपको अग्रिम जानकारी हो, लेकिन ध्यान रखिए कभी कभी पूछ लेता है वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा जाता है। इसमें है क्या मुशाहिब में? इसमें जो है बुंदेलखंड की लोक संस्कृति का चित्रण है। लोक संस्कृति का चित्रण। ठीक है, अगला देख लीजिए। यही सही है आपका ब्रह्मपुत्र। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी रचना? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष बताइए। शिवदान सिंह चौहान, रागे राघव, आचार्य अनुराग वाजपेयी, अध्यक्ष सिंह पद्यारी। बताइए। शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। ये दरअसल शिवदान सिंह चौहान, आपको जानिए, आप जो है हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक के रूप में आप जाने जाते हैं। मार्क्सवादी आलोचक। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं शिवदान सिंह चौहान। और आप ही की रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। थोड़ा सा और जानिए आपके विषय में। आपकी एक जो है रचना है जिसका नाम है प्रगतिवाद। ठीक है, आलोचना के मान। आलोचना के मान। ठीक है, साथ ही एक रचना और आपकी आती है प्रगतिवाद आलोचना के मान के बाद एक आती है साहित्य की परख। ठीक है, आप जो है आपकी जो तीनों रचनाएं आप ही की हैं। रागे राघो आपकी एक रचना आती है, देखने को मिलती है, जिसका नाम हुआ करता है प्रगतिशील साहित्य। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। और ये है कब की? 1954। ठीक है, 1954 की ये रचना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ठीक है, ये आपको जो है ये आपका सही होता है शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य 80 वर्ष। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आपके जो है 15 प्रश्न। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको जो है पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।